नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट नंबर 14। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पेमेंट, एनपीसीआई और बैंकिंग कोर्स। इनसे रिलेटेड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, अगर आप पैनल को एक इफेक्टिव आंसर देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। आप ये देखें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसे देखनी है, ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसका मैक्सिमम रिटेंशन कर पाएँ। दोस्तों, इन स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ एनपीसीआई? व्हाई वाज़ इट क्रिएटेड एंड कैन यू नेम अ फ्यू प्रोडक्ट इट हैज़ डेवलप्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये हमारे देश के सभी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने वाली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर की गई थी। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एनपीसीआई को बनाने का मेन पर्पस ये था कि पहले इंडिया में अलग-अलग पेमेंट सिस्टम थे जो यूनिफॉर्म नहीं थे। इसीलिए एनपीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग, कॉमन और अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया, ताकि सभी पेमेंट सिस्टम को एक साथ लाया जा सके। साथ ही डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जा सके। एनपीसीआई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे यूपीआई, रुपे कार्ड, आईएमपीएस, भीम ऐप, नेच, एईपीएस, फास्टैग और भारत बिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज डेज एवरीवन यूजेस यूपीआई, बट टेल मी, अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग अ मोबाइल नंबर, इन व्हाट अदर वेज कैन अ पर्सन मेक अ यूपीआई पेमेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मोबाइल नंबर के अलावा भी यूपीआई में पेमेंट करना काफ़ी ईजी ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम यूपीआई आईडी यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे नेम एट द रेट, फिर उसके बाद बैंक का नाम। दूसरा, किसी भी शॉप या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा, रिसीवर के बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का यूज़ करके भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। चौथा सर, जिन लोगों के पास फीचर फ़ोन है या इंटरनेट मोबाइल नहीं है, उनके लिए यूपीआई 123 पे की फैसिलिटी है। इसमें आईवीआर नंबर पर कॉल करके बिना स्मार्टफ़ोन के भी पेमेंट किया जा सकता है। पाँचवाँ, यूएसएसडी सर्विस के थ्रू भी कोई भी पर्सन बेसिक फ़ोन से *99# डायल करके ऑफ़लाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। और छोटे डेली पेमेंट्स के लिए यूपीआई लाइट का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें बार-बार यूपीआई पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यूपीआई को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर तरह के यूज़र के लिए पेमेंट करना सिंपल और कन्वीनिएंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट आर द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई एंड यूपीआई लाइट पर ट्रांजैक्शन एंड पर डे? एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यूपीआई सर्कल इज़? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूपीआई हमारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जो एनपीसीआई के थ्रू आरबीआई के अंडर ऑपरेट होता है। नॉर्मल पर्सन टू पर्सन यूपीआई पेमेंट के लिए लिमिट एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ होती है, और जनरली पर ट्रांजैक्शन लिमिट भी 1 लाख ही होती है। लेकिन कुछ स्पेशल मर्चेंट कैटेगरीज जैसे इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और एजुकेशन के लिए पर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ तक अलाउड है। यूपीआई लाइट एक छोटा ऑन डिवाइस वॉलेट है, जो बिना पिन एंटर किए क्विक पेमेंट के लिए यूज़ होता है।
इसमें पर ट्रांजैक्शन लिमिट 1000 तक होती है, पर डे लिमिट 10,000 होती है और वॉलेट में मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक बैलेंस रखा जा सकता है। यूपीआई सर्कल एक नया फीचर है जिसमें प्राइमरी यूज़र किसी ट्रस्टेड सेकेंडरी पर्सन जैसे फैमिली मेंबर को अपने अकाउंट से पेमेंट करने की परमिशन दे सकता है, या तो फुल एसेस के साथ या फिर एक फिक्स लिमिट के अंदर। इससे उन लोगों को भी पेमेंट करने में मदद मिलती है जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज आईएमपीएस एंड व्हाट मेक इट सो यूजफुल व्हेन समवन इज एन इमरजेंसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। ये इंडिया का एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम है जो एनपीसीआई के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये 24 आवर 7 डे अ वीक काम करता है, इवन संडेज और पब्लिक हॉलीडेज पर भी। इसी वजह से ये इमरजेंसी सिचुएशन में आईएमपीएस बहुत यूज़फुल होता है। सर, मान लीजिए किसी फैमिली को लेट नाइट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया या किसी को ट्रैवल के लिए अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत हो। उस टाइम बैंक्स क्लोज होते हैं, लेकिन आईएमपीएस के थ्रू हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम का यूज़ करके सिर्फ कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमाउंट रिसीवर के अकाउंट में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है। इसीलिए आईएमपीएस हमें स्पीड, सेफ्टी और राउंड द क्लॉक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्पेशली जब टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी हाउ डज़ रुपे डिफर फ्रॉम वीज़ा एंड मास्टरकार्ड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रुपे हमारा अपना इंडियन कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2012 में लॉन्च किया था। वहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड ग्लोबल कंपनीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट में बेस्ड हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहला डिफरेंस एक्सेप्टेंस का है। वीज़ा और मास्टर कार्ड 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, जबकि रुपे का मेन फोकस इंडिया के अंदर पेमेंट को सपोर्ट करना है। हालांकि पार्टनरशिप के थ्रू इसका इंटरनेशनल रीच भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दूसरा डिफरेंस कॉस्ट का है। रुपे ट्रांजैक्शन कंट्री के अंदर ही प्रोसेस करता है, इसीलिए बैंक्स और मर्चेंट के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस कंप्लीटली कम होते हैं और प्रोसेसिंग फीस भी फास्टर होती है। वहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड के केस में ट्रांजैक्शन डेटा ओवरसीज सर्वर तक जाते हैं, जिस वजह से प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तीसरा डिफरेंस पर्पस का है। रुपे को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि इंडिया की डिपेंडेंस फॉरेन पेमेंट नेटवर्क पर कम हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके और जनधन योजना जैसी गवर्नमेंट स्कीम को सपोर्ट मिल सके। इसीलिए रुपे डिजिटल पेमेंट में इंडिया की सेल्फ रिलायंस का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डज अ एमआईसीआर कोड टेल यू, ब्रेक डाउन इट्स डिजिट फॉर अस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ये एक 9 डिजिट कोड होता है जो चेक लीफ के नीचे स्पेशल मैग्नेट इंक से प्रिंट किया जाता है ताकि मशीन इसे जल्दी और एक्यूरेटली रीड कर सके। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरिंग प्रोसेस को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ये 9 डिजिट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। पहले 3 डिजिट सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस सिटी के पिन कोड से लिंक्ड होते हैं। अगले 3 डिजिट बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो पर्टिकुलर बैंक की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, और आखिरी 3 डिजिट ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं जो एग्जैक्ट बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह ये कोड बैंकिंग सिस्टम को चेक को क्लियरिंग के दौरान सही बैंक और सही ब्रांच तक एक्यूरेटली रूट करने में हेल्प करता है। सर, ओवरऑल एमआईसीआर कोड सिटी, बैंक और ब्रांच की आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डज एन आईएफएससी कोड आइडेंटिफाई एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स डज इट हैव। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये आरबीआई के द्वारा दिया गया एक यूनिक कोड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में पार्टिसिपेट करने वाले किसी पर्टिकुलर बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए ये किसी पर्सन या अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं करता, बल्कि एग्जैक्ट बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है। आईएफएससी एक 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, यानी इसमें लेटर और नंबर दोनों होते हैं। इसके पहले 4 लेटर बैंक का नाम बताते हैं, 5वां कैरेक्टर हमेशा 0 होता है जो फ्यूचर यूज़ के लिए रिवर्स्ड रखा गया है, और आखिरी 6 कैरेक्टर ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एसबीआई आईएफएससी कोड में एसबीआईएन बैंक को रिप्रेजेंट करता है और बाकी के नंबर ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल वर्ड में कहें, आईएफएससी एक बैंक ब्रांच का डिजिटल एड्रेस होता है जो इंश्योर करता है कि पैसा सही ब्रांच तक सेफली पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज स्विफ्ट कोड यूज्ड फॉर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है।
ये एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका यूज़ बैंक्स आपस में सेफ और स्टैंडर्ड वे में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। स्विफ्ट कोड, जिसे बीआईएस या बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहा जाता है, एक यूनिक 8 या 11 कैरेक्टर का कोड होता है जो हर बैंक को दिया जाता है। इसका मेन पर्पस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के दौरान किसी पर्टिकुलर बैंक या उसकी ब्रांच को आइडेंटिफाई करना होता है। जब कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करता है, तो स्विफ्ट कोड इंश्योर करता है कि पैसा बिना किसी कंफ्यूजन के सही कंट्री के सही बैंक तक पहुंच जाए। सिंपल वर्ड में कहें तो स्विफ्ट कोड दुनिया भर के बैंक्स के लिए एक एड्रेस की तरह काम करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्विफ्ट कोड बैंक को आइडेंटिफाई करता है, जबकि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर एग्जैक्ट अकाउंट को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज स्टार 99 हैज और यूएसएसडी बैंकिंग एंड हु इज इट मेनली मीन फॉर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, स्टार 99 हैज़ एक मोबाइल बैंकिंग सर्विस है जो एनपीसीआई ने शुरू की थी। इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक सिंपल फीचर फ़ोन पर भी काम करती है और इसके लिए इंटरनेट या स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सिर्फ स्टार 99 हैज़ डायल करके और स्क्रीन पर एक छोटा-सा मेन्यू ओपन हो जाता है। इसके थ्रू कस्टमर अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं और अपना यूपीआई पिन सेट या चेंज भी कर सकते हैं। ये सर्विस बैकग्राउंड में यूपीआई सिस्टम पर काम करती है और यूपीआई पिन से सिक्योर रहती है। ये सर्विस खास तौर पर रूरल और रिमोट एरियाज़ के लोगों के लिए बनाई गई है और उन लोगों के लिए भी जो इंटरनेट या स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते। इसका मेन पर्पस फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी बैंकिंग सर्विस को हर आम आदमी तक पहुंचाना और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। What exactly is a POS terminal and why do we call the money it earns non-interest income? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। पीओएस टर्मिनल एक छोटी मशीन होती है जो किसी शॉप या मर्चेंट काउंटर पर लगी होती है। इसके थ्रू कस्टमर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप, टैप या इंसर्ट करके पेमेंट करते हैं। ये मशीन कार्ड की डिटेल रीड करती है, बैंक से वेरीफाई करती है अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सर, अब बात करें नॉन इंटरेस्ट इनकम की, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? सर, बैंक जनरली 2 तरह से इनकम अर्न करता है। पहली होती है इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक लोन देकर कमाता है। दूसरी होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जो फीस, चार्जेस और कमीशन के थ्रू अर्न होती है। जब बैंक किसी मर्चेंट को पीओएस मशीन प्रोवाइड करता है, तो हर कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक छोटा-सा फीस चार्ज करता है। तो हर कार्ड ट्रांजैक्शन पर एक छोटा-सा फ़ी चार्ज लगता है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर कहा जाता है। ये एक सर्विस चार्ज होता है, किसी लोन पर लिया गया इंटरेस्ट नहीं होता। इसी वजह से इस अर्निंग को नॉन इंटरेस्ट या फीस बेस्ड इनकम कहा जाता है। इससे बैंक को बिना लोन दिए भी रेगुलर इनकम और प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ टेल मी अ सिंपल थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग? आर नॉट दे द सेम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों डिजिटल बैंकिंग सर्विस हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह सेम नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग, जिसे नेट बैंकिंग भी कहा जाता है, मेनली कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैंक की वेबसाइट और इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू यूज़ की जाती है। इसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और फंड ट्रांसफ़र, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना, बिल पेमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड जैसे काम कर सकते हैं। वहीं मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफ़ोन या टैबलेट पर ज़्यादातर बैंक की मोबाइल ऐप के थ्रू यूज़ की जाती है। कुछ केसेस में बिना इंटरनेट के एसएमएस के थ्रू भी कुछ बैंकिंग सर्विस यूज़ की जा सकती हैं। इसीलिए मेन डिफरेंस डिवाइस और मीडियम का है। इंटरनेट बैंकिंग जनरली बड़े स्क्रीन पर ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, जबकि मोबाइल बैंकिंग फास्ट और ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, स्पेशली जब कस्टमर ट्रैवल कर रहा हो। आज के टाइम में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बैंकिंग को ईजी, फास्ट और सेफ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल द पैनल द डिफरेंस बिटवीन अ पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट एग्रीगेटर? मैनी पीपल कंफ्यूज द टू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक सिंगल पेमेंट इवेंट, जैसे किसी कस्टमर ने ऑनलाइन एक शर्ट के लिए पेमेंट की। पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर दोनों इस पेमेंट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है। पेमेंट गेटवे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है। ये एक सिक्योर ब्रिज की तरह काम करता है, जो कस्टमर की पेमेंट इंफॉर्मेशन को बैंक तक अप्रूवल के लिए सेफली पहुंचाता है। यह सिर्फ पेमेंट डेटा का रूट और प्रोसेस करता है, ये कस्टमर का पैसा होल्ड या हैंडल नहीं करता। वहीं पेमेंट एग्रीगेटर का रोल इससे बड़ा होता है।
ये कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है, उस अमाउंट को कलेक्ट करता है और बाद में मर्चेंट के अकाउंट में सेटल करता है, क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर फंड को हैंडल करता है। इसीलिए आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी होता है, जबकि एक पूरे पेमेंट गेटवे के लिए ऐसी ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर सिंपल वर्ड में कहें, पेमेंट गेटवे मैसेज को कैरी करता है और पेमेंट एग्रीगेटर मनी को कैरी करता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।